अब कई डायमेंशंस पे काम करना होता है और जीवन के 70 और 80 साल ये भी मतलब पूरे माने जाते हैं ना, बहुत कम इतना जानना है। जब तक हम लोग मस्तियों में खेल रहे कूद रहे घूम रहे खा रहे पी रहे हमें पता ही नहीं। तो एक ऋषियों का श्लोक है कि ईशाना विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुरु न धर्मम, जिसमें विद्या नहीं है, जिसमें तप नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसमें गुण नहीं है, जिसमें धर्म नहीं है, ते मृत्य लोग के भार होता वो इस मृत्य लोग के भार के समान है और पशुओं की तरह वो पशु ही है। तो आप ये ना सोचो इतनी ये पृथ्वी जो घूम रही है आपको मस्त दिख रही है, पशुओं के समान चल रही है, ये रोज लड़ रही है रोज और रोज जीती है, रोज लड़ती है, पशु भी रोज जीते हैं। रोटी डालो 4 कुत्तों के आगे लड़ेंगे जीतेंगे, फिर आराम से फिर वो साथ हो लेंगे, फिर कोई जाए फिर लड़ेंगे, इस चलते। लेकिन यहीं से योगी जन धीरे धीरे गति करके अनंत की यात्रा करते हैं। तो 70-80 साल वो छोटे लगते हैं, कभी चारों तरफ से बंधे पड़े इस तरह से। तो आध्यात्मिक यात्रा योग के माध्यम से शरीर के जिस ऑर्गन से हो जाती है वो है रीढ़। तो अभी तक तुम लोग आसन कर रहे हो, तुम्हें पता है स्वास्थ्य रहेगा ठीक, कुछ लोग इसलिए आसन कर रहे हैं, कुछ लोगों को मेडल लेने हैं। लेकिन अगर हमें उस अनंत की यात्रा करनी है जो दिन में पड़ा है, तो भी रीढ़ को ध्यान रखना पड़ेगा। होता क्या है, संतों के साथ रहने से, गुरुओं के साथ रहने से पता लगता है कि जो चीज हम कर रहे हैं इसके मूल कारण क्या है, क्यों कर रहे हैं। तो आसन तो करें जब, लेकिन जब आपका भाव भी जुड़ जाता है रीढ़ के प्रति, रीढ़ में ये कि बार बार जो एनर्जी चैनल्स हैं आपके वो जब एक्टिव होंगे, जिसे किसी संत ने नहीं नकारा, कुंडलिनी शक्ति, और वो कुंडलिनी शक्ति सभी के अंदर है और सभी उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उसका मार्ग तैयार करना पड़ता है। तो वो मार्ग तैयार बार बार रीढ़ पे काम करने से होगा। जब उसे उठना होगा उठेगी, अपने आप उठेगी। जब उठना होगा सारे रास्ते तोड़ते हुए बाढ़ की तरह, वो अनंत की यात्रा कब है कब नहीं है, लेकिन मार्ग आपको बनाना होगा। और जब मार्ग आप बनाते हो बच्चों, यहाँ पे जो बातें हैं सारी संवाद की, हमें ये नहीं पता होता हमें कराना क्या है। अभी कागज है, खाली कागज हमारे पास। अब यहाँ पे एक पर्सन उठता है, मार्ग तो बना रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हमारी आत्मा की यात्रा तो अनंत की यात्रा है और आत्मा तो निकल जानी है और मार्ग हमने रीढ़ में बना दिया। तो एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है एक साधक के मन में, पर्सन उठता है। लेकिन जब आप किसी रीढ़ में मार्ग बनाते हैं, रीढ़ में मार्ग नहीं बनाते आप एक प्रेम की सेल्स के अंदर अपने आप को विकसित करते हैं, अपनी चेतना को। आपकी चेतना तैयार हो गई है उन कोष्ठों को खोलने के लिए, चेतना की वो समझ हो गई है। अब वो अनंत जन्मों में जब वो यात्रा करके अलग अलग शरीरों में वो अभ्यस्त है। तो एक बच्चा जो हर चीज में ट्रेन होता है, बहुत जल्दी आप कहते हैं वो बच्चा बहुत कम उम्र में जिम्नास्ट हो गया, तैराक हो गया, इतनी कम उम्र में गाने लगा, वो एक्सपीरियंस को लेकर आ रहा है। उसके लिए उन पोस्टरों को सेल्स को एक्टिव करना आसान है, इसलिए अनंत यात्रा है होगी शरीर के माध्यम से। तो रीढ़ को जितना भी हो सके उसको चैनल्स को हमें खोलने हैं बार बार, ताकि हम बार बार खोल के जब हम ही तो प्रवेश करते हैं हमारी चेतना समझ के साथ, तो वो अभ्यस्त होती है। तो अचानक कैसे एक व्यक्ति की समझ में आने लगती हैं सारी चीजें एक उम्र के अंदर, किसी के 18 साल में, 22 साल में, 35 साल में, वो उसे कर चुका है पहले कई बार। तो उसकी दृष्टि उस तरह से पहुंच जाती है, उसकी समझ के पास, उसकी चेतना के पास वो समझ है ना। तो कहने का मतलब है 2 ही तरीके से यात्रा है, एक तो तप और दूसरी समझ। समझ गुरुओं से, ग्रंथों से, इनसे मिलेगी हमें, फिर एक्सपीरियंस से मिलेगी, तब से हम लोग उसका एक्सपीरियंस करेंगे, वो हमारा अनुभव जुड़ जाएगा।
तो हम रीड को करें, कोई 2-3 अभ्यास है जो हम लोग करेंगे। खड़े होकर पेट में थोड़ी एक्टिवेशन होती है, हर चीजों को समझते रहे। योगी कह रहे हैं जालेंद्र बंद लगाओ, ये क्या कह रहे हैं? तो बुद्ध इसलिए कह रहे हैं नासिका देखो, कि जैसे नासिका देखोगे तुम, तुम्हारा जो एनर्जी का जो चैनल है एक सीध में जालेंद्र बंद जब लगाओगे, अभी जालेंद्र बंद ये लगाते हैं जनरली, लेकिन जालेंद्र बंद का मतलब है आपको अलाइन देना है। तो यहाँ से जो पोस्चर की साइंस है, जो मास्टर्स लोगों ने बनाई है, तो अलाइनमेंट की साइंस है कि कैसे हम उससे होते हैं, जैसे जैसे होते हैं तुरंत। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमेशा खड़े होने का। तीसरी चीज का ध्यान रखना है बच्चों को, जब भी दिन में मौका मिले, जब भी आप अपनी साधनाएं शुरू करें, जब अपनी साधनाएं खत्म करें, नाभि से 1.5 इंच नीचे हारा के अलग अलग नाम है। बुद्ध ने हारा का नाम दिया, चाइनीज तानदेन कहते हैं, दान तेन भी कहते हैं एनर्जी साइंस में, दान तेन, चाइनीज तानदेन कहते हैं। और हमारे यहाँ ग्रंथों में नाभि में अमृत, वो यही ग्रंथ। तो ये एनर्जी का पॉइंट है यहाँ पर, जो जमीन से भी एनर्जी ले रहा है और आसमान से भी ले रहा है। ये दोनों एनर्जी जहाँ मिलती है उसका केंद्र है हार्ट। तो अगर इस पोस्चर को भी हम लोग लंबे समय तक करें, पहली चीज किसी भी क्रिया को करने के लिए हमारा विश्वास होना जरूरी है। अगर हमारा विश्वास नहीं है तो वो चीजें अफेक्ट नहीं करेंगी। विश्वास में हम एक्सपीरियंस जाने के लिए हमें समय लगता है। तो मैं गरिमा के लिए बता रहा हूँ कि ये पोस्चर भी जब पृथ्वी से एनर्जी लेना शुरू कर देता है, तो यहाँ का कोई भी रोग हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, कोई भी थेरेपी है, वैकल्पिक जो चिकित्साएं हैं इनको बोलते हैं, ये थेरेपी क्या करती है, हमारे एनर्जी ब्लॉकेज खोलती है। तो ब्लॉकेज आप प्राणिकलिन से खोल सकते हैं, एक्यूप्रेशर से खोल सकते हैं, योग से भी, योग के आसन से भी आप ब्लॉकेज ही खोलते हैं, प्राणायाम से भी आप ब्लॉकेज खोलते हैं। और इस पोस्चर में भी अगर आप खड़े होकर लंबे समय अभ्यास करें, जैसे कम से कम टाइमिंग इसकी 30 मिनट्स बताई गई है, तो पृथ्वी से आप जब एनर्जी लेने शुरू कर देंगे, पोस्चर पैरों का, पृथ्वी से जब आप एनर्जी लेनी शुरू कर देंगे तो एनर्जी क्या करेगी, वो सबसे पहले आपके ब्लॉकेज खोलते हुए। तो केवल इतनी ही एक उससे, ये जो पोस्चर्स में ये कौन से पॉइंट आपके पैरों के आपकी पृथ्वी से जो कनेक्शन बनाते हैं, उन कनेक्शन का हमें पता होना चाहिए। कनेक्शंस का पता होना चाहिए, पॉइंट का पता इसलिए होना चाहिए, जब आप हैं आपको पता होना चाहिए आपके फिंगर्स, पैर का ये हिस्सा, एडी का ये हिस्सा सीधा पृथ्वी से कनेक्शन बना रहा है। तो ऐसे ही खड़े होने का पोस्चर, मैंने बात यहाँ शुरू करी गरिमा के कारण, कि कैसे, यहाँ रोग की बात नहीं है, लेकिन बातें अगर हम, समस्या हमारे सामने होगी, अगर उससे जुड़ी हुई कोई बात होगी, अलग से नहीं, अगर उससे जुड़ी हुई बात होगी, वो आती रहेगी। और यही कारण है, ऐसे ही एक कोई भी स्टूडेंट सीखता है, टीचर बनता है। अगर वो सोचेगा मैं वहाँ सीखूँ, आज तो कुछ मिला नहीं, वो कभी टीचर नहीं बन सकता। जब वो भाव में आके बैठता है, अरे यार 1 घंटा, 7 दिन 6 दिन ऐसे निकल जाते हैं, एक दिन हम सिखा रहे, हमें भी तो बढ़ना है आगे। गलतियां कहाँ हुई होती है प्रशिक्षकों से, जनरली प्रशिक्षक अपना सीखना बंद कर देते हैं इस देश में, क्योंकि मस्तिष्क उनके तेज हो जाते हैं, कमाना है कमाना है, लेकिन उनका विकास खत्म हो गया, मृत्यु तक भी सीखना बंद कर, इतना आनंद जाना। तो 1 घंटा अगर तुम यहाँ आते हो, तुम्हें बहुत चीजें पता लगती। तो यहाँ पे आपको ये पोस्चर्स बनाना होता है। ये केवल पोस्चर बताया कि अचानक वो गरिमा का मेरे सामने आया, तो मैं बता दूं इसको। तो अब यहाँ से हम रीढ़ पे करेंगे अभ्यास इस पोस्चर के साथ। रीढ़ कैसे घूमनी चाहिए, रीढ़ के अभ्यास कैसे करेंगे, यहाँ से पूरा घुमाए, पूरी ये रीढ़ को ध्यान देना है। रीढ़, ये आपका सैक्रम आ गया, लंबर आ गया, थोरेसिक्स आ गया,
सैक्रम आ गया, लंबर आ गया, थोरैसिक आ गया, सर्वाइकल, सर्वाइकल, ठीक है। 9 ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। पूरा रीड, आपको अपनी रीड पे ध्यान देना है, पूरी रीड घूम रही है क्या। 6 पूरी रीड, आप वहीं पहुंच जाओ, रीड का पूरा राउंड हो। 7 8 9 ठीक है। 9 टाइम कम से कम, 18 टाइम कर सकते हो, 36 टाइम कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। फिर यहाँ से अब रीड को हमने ऐसे लिया, अब रीड को ऐसे ले लिया। कैसे, एक बार देखिए, हाथ ऐसे रहेंगे तो पहले सक्राम, आप देख लो पहले, सक्राम, लंबर, थोरैसिक, सर्वाइकल, ठीक है। राउंड देंगे, 1 ये, 2 ये, 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या होता है असल, कि होता क्या है कि जिम्नास्टिक अभी भी तुम कर रहे हो, जिम्नास्टिक में आगे निकलते चले गए, आपको मेडल मिल गया, लोगों देखो क्या खुश है। लेकिन अब तुम ये जानते हो कि जब तुम जिम्नास्टिक कर रहे हो, तुम अपने रीढ़ को एक ऐसा मोमेंट दे रहे हो जो तुम्हारे चैनल्स भी खुल रहे हैं, ये तुम जानते हो। तुम्हारे बराबर में दूसरा लड़का जिम्नास्टिक कर रहा है जो तुमसे अच्छी भी कर सकता है, और उसको बाहर की यात्रा अंदर की यात्रा कुछ नहीं पता है। ये है योग। अब तुम्हारी जिस दिन तुम्हें पता लग जाता है, अब तुम्हारी जिम्नास्टिक रीढ़ के मोमेंट्स को सीधे से चैनल खोलेंगे, और चैनल खोल के आपके ब्रेन, जितना हमारे चैनल्स खुलेंगे उतना हमारा ब्रेन विकसित होगा। इंटेलिजेंसी किसी पढ़ाई से संबंधित नहीं है। इंटेलिजेंट है तत्क्षण कोई व्यक्ति कैसे कैसे डिसीजन लेना है, कैसे लेता है, ये इंटेलिजेंसी है, ना कि पढ़ाई में एक दिशा में हम लोग चले गए। समझ गए। तो आप देख सकते हैं, अपने कंपन को देख सकते हैं, कंपन है, एक्चुअल में है तो बोलना, आपके हाथ में कंपन है, कंपन नहीं है तो नहीं बोलना है। कोई कंपन महसूस कर रहे हैं, कोई नहीं, आप कंपन महसूस कर रहे हैं। हाँ, रीड पे आंसर इधर हो रहा है, शोल्डर। हाँ, तो यानी कि एनर्जी को हमने एक्टिवेट कर दिया, ये एनर्जी सब कुछ काम कर रही है तुम्हारा। फिर बात यहीं खत्म नहीं होती है, ये एनर्जी ही संवाद बनाएगी तुम्हारी बाहर की एनर्जी से। तुम्हारा संवाद वहां काम नहीं करता, तुम्हारी वाणी वहां काम नहीं करती। ये एनर्जी, तो एनर्जी बॉडी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तीसरी एक्सरसाइज जो बहुत जरूरी है बच्चों, हम लोग करते हैं जनरली, लेकिन जब आपको पता हो कि ये रीड है आपका, रीड जैसे कोई एनर्जी का कुंड है, कुंड, और उसमें एक डंडे से आप ऐसे घुमा रहे हैं, एनर्जी सर्कुलेट कर। तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल यही एक्सरसाइज है, यहाँ सक्रम को लेकर पूरा घुमाना और एनर्जी को रीड का प्रयोग करके पूरा एनर्जी घूम रहे हैं यहाँ पर। तो कैसे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 1 पूरा, वही सारी चीजें, सक्रम भी आए, 2 बारी बारी से एक एक हिप बोन पे अपना वजन है, 3 एक एक हिप बोन पर, 4
5 एनर्जी को फील करें, 6 7 8 9 रिवर्स 1 2 3 4 आपको केवल एनर्जी पे ध्यान देना अपनी 5 6 7 8 9 दूसरा बच्चों चिकित्सा की दृष्टि से आप देखेंगे ये वाला पार्ट हमारा, ये वाला सेक्रम वाला पार्ट, इसे आप जितना भी एक्टिवेट रखें किसी भी रूप में, कभी भी आपको जो ब्लड सेल्स है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, स्टेम सेल, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आगे बहुत प्रॉब्लम्स है कि आपकी ब्लड सेल्स कम हो गई, बढ़ गई, उसको जो एक्टिवेट करने का, उसको जो बैलेंस करने का जिसे पावर हमारी बॉडी वो सेक्रम है। तो इसलिए अगर आप उस दृष्टि से देखेंगे कि नृत्य का जो महत्व रहा है पूरे उसमें जो नृत्य का महत्व रहा है, और पुरानी मूवीज में देखेंगे भरतनाट्यम विभिन्न, केवल वहां पे हिप्स का प्रयोग, अब आप भी कर रहे हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है, लेकिन जब आपको पता लगेगा कि हिप्स का ही सारा रोल है स्वास्थ्य के लिए, जो चलो ज्यादा प्रारंभ से नृत्य में दिया गया कि पूरा यही, अगर किसी ने पूरा नृत्य का पूरा आधा 1 घंटा कर लेता और ये वाले पार्ट को पूरा एक्टिवेट कर लेता है किस तरह से, तो ये पार्ट एक्टिवेट करने पर वो कई रोगों से दूर रहता है। ठीक है ना। सही में बुद्ध लोग हैं, उन्होंने हमेशा उनका विरोध इसीलिए हुआ, उन्होंने सच्चाइयों को सामने फाड़ के रख दिया। अब वो तो सब डगमगा जाता है उनका सारा सिस्टम, मान लो जीसस आए तो पूरा डगमगा गया, उन्हें सूली पे चढ़ाना पड़ा, तो और संत आए, सुकरात आए, तो वो सच्चाइयों को इस तरह से कह रहे कि कहाँ उन्हें बांध के रखते इन्होंने। अब उनका जो फिर सारी सबसे पहले सत्ता इनके खिलाफ होती है, ओशो आए जो भी आए, है ना। तो उनको मारने का क्या मतलब है संतों को, मारने का मतलब ये कि तो सब हमारा सारा धंधा चौपट कर देंगे, इनकी बातें तो सारी धंधा चौपट हो जाएगी। तो इसलिए बड़ी समझ के साथ अपनी समझ का प्रयोग करोगे कि पीछे लोगों की राजनीति कितनी चल रही है। ठीक है। तो अगला हमारा हम धीरे धीरे सब चीज लेके चलेंगे, तो कोर्सेज में हमें कराना है। पिछली बार हमने पश्चिमोत्तानासन की साइंस बताई थी। अगला है आसन शशांक आसन। तो ये हमें पता होना चाहिए शशांक आसन हमारा किन किन चीजों पे काम कर रहा है। सभी लोग शशांक आसन जानते हैं, सभी जानते हैं, सभी लगाते हैं शशांक आसन। आपके बेसिक में कोर्सेज में भी है, गरिमा ने भी डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल लिया है ना। तो लेकिन आसन में लिया है। अब मुझे बताएंगे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्लास लेने में। अब मुझे ऐसा लगता है कि उसी एनर्जी लेवल पे जैसे होना चाहिए काम, वैसे क्लास हो रही है। तो अक्षय नहीं तो मैं बन जाता हूँ, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, उसको बताने के लिए। तो अक्षय अब आप बताओ शशांक कि क्या बात है, आप महसूस करते हैं। सर तो ब्लड मतलब माइंड जुड़ जाता है, तो जरूरी भी होता है। तेज साउंड बताओ। मतलब हमारे फेस के लिए वो वालों के लिए दिमाग के बहुत जरूरी होता है सर। तो दिन में एक बार तो करना चाहिए कोई ऐसा आसन जिसमें हमारा ब्लड माइंड जुड़ जाए। ऐसा आप बताओ शशांक आसन के क्या फायदे हैं आपके हिसाब से होने चाहिए। जैसे सर हम पूरा फील करते हैं उसको, अगर हम नीचे से फील करें नाभि से नीचे से, तो पीछे से रीढ़ को फ्लेक्सिबल करता है, मतलब ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाता है। और अगर हम आगे से फील करें तो हमारा जो ये वजाइना और एनस वगैरह, मतलब ये सब खींचता है ऊपर की तरफ। अगर नेवल में फील करें तो नाभि को भी ऊपर की तरफ खींचता है और अंदर की तरफ खींचता है। बाकी हमारे चेस्ट पे भी उसका आता है असर, लंग्स पे, और ब्लड सर्कुलेशन को चढ़ाता है ऊपर से,
बाकी सिर में जो हाँ मतलब सिर तक चढ़ाता है ब्लड सर्कुलेशन। आप बताएं दीदी। आंखों के लिए भी होता है इसमें। सर एक तो जैसे मूलाधार में है, मूलाधार जिसमें है तो उसको की एनर्जी जो शशांक आसन लगाते हैं तो उसमें जो मूलबंध का प्रयोग करते हैं तो जो रीढ़ घूमती है तो जो पश्चिमोत्तानासन की साइंस है जैसे उसने बताया कि जो ऊर्जा है वो रीढ़ पे विश्राम करती है, उसी के अकॉर्डिंग ये भी एनर्जी को रीढ़ के ऊपर लेके आता है। और आगे से देखें तो जब मोड़ते हुए हमारी नेवल अंदर खिंचती है, उसे बैलेंस करता है, सेंटर में लेके आता है। और जब उसका हेड पे जो ब्लड फ्लो आता है आई साइट के लिए, ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए, बाकी जो बाहर से जो नॉर्मल हेयर्स बनाने के लिए जो नॉर्मल फायदे हैं वो वेरी गुड। गोल्ड मेडल कि किसी पे कटाक्ष नहीं है। अब आप लोगों को बढ़ाना है योग, बात योग की हो रही है और हमारे पास सबके पास उत्तर है उसके, केवल हमें वहां पहुंचना है। बताओ मेरे सर ये एक तो फेस के लिए है, आंखों के लिए और लोअर कवर आता है, स्पाइन कोड आता है। शुभम। ज़्यादा साइंटिफिक टर्म में तो नहीं बताऊंगी, सरल भाषा में बताऊंगी जो मैंने अनुभव किया है। कई बार हम बैठे भी हुए हैं ना तो अभी भी हमारे लोअर बैक पे से स्ट्रेन है, मतलब एक अगर आप एक बीमार एक व्यक्ति को देखें, बट जैसे ही हम शशांक में आ जाते हैं वो जो एक स्पाइन स्टेट का एक प्रेशर भी है वो रिलीज हो जाता है। और रही बात ये जो हमारे यहाँ सारा नमस्कार खेल है तो इन सेंसेस पे भी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर पहुँचता नहीं है। इसका जो मेरा अनुभव रहा है जैसे पश्चिम उत्तानासन ये तो मैं सब करने वाली हूँ, बट शशांक आसन इतना इजी रहता है कि उसमें बॉडी रिलैक्स हो जाती है। जैसे ही आपकी बॉडी रिलैक्स जो शशांक जिस शशांक की बात चल रही है वो भी शशांक आसन है। जिस शशांक की बात चल रही है वो शशांक आसन जो कौर से एक बार करके बतवा देता हूँ तब आप उसको थोड़ा बताना। क्या नाम शुभम, ये लोग तो जानते हैं, वो भी शशांक आसन है जिसे आप कह रहे हैं। तो गर्भासन वो भी होता है सल वो शशांक आसन, बाल आसन होता है, शशांक आसन करके बता। आप बता दें, वहीं बताना चाहिए, हम बता दें। शुभम को लिखना चाहिए, बाकी सब लोग तो जानते हैं कि वो करते रहते हैं। शशांक आसन है। हाँ। आप इस शशांक आसन की बात कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छा है। ये हमारा मतलब मेरी भाषा में जो मैंने सीखा, ये अगर कोई शीर्षासन नहीं कर सकता ना तो अगर वो ये व्यक्ति कर लेता है उसको उतने ही बेनिफिट्स मिलते हैं क्योंकि हम सब बॉडी की लिमिटेशन है। तो यही कि हमारे इस हिस्से में ब्लड जाता ही नहीं है और इस हिस्से में ब्लड की जरूरत होती है, ब्लड सर्कुलेशन की, प्रॉपर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम। तो इस जब हम आसन में सहजता से पहुंचते हैं उसमें रुकते हैं तो हम इस आसन के करने के बाद एक अलग ही अनुभव महसूस करते हैं। उसमें जो भी अलाइवनेस वो सारा एक हमारे प्राण शक्ति का एक संचार है जो हमें महसूस होता है। और वही इन्हीं के कारण जब हमारी इंद्रियों में प्रॉपर ये तो सारा मेन यहाँ रोल है, तो जैसे ही हमारे वहाँ प्रॉपर प्राण जाते हैं तो हमारी एक अवेयरनेस, एक सजगता सहज ही मतलब ये सब आता है इसके कारण। अभिनव क्लॉस से भी ले सकते हो। अगर बैक पेन हो तो ये बढ़ा देता है उसको, बैक पेन हो तो बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। लोअर बैक और पेट के लिए, पेट के मोटापे के लिए रहता है कि कम कर देता है और सामने की ओर फिर एक बार देखेंगे शशांक आसन। शशांक आसन आप देख रहे हैं बच्चे। अब जो समझने वाली बात है, अब बात हम योग की करते हैं। सबने बताया, बहुत अच्छा बताया।
ठीक है, जो भी बताया बहुत अच्छा बताया। अब बात योग की है और रोजिमा की है। योग में बंधों का बड़ा महत्व है। योग का जो चरम है वो बंध है। बंध का मतलब है ऊर्जा को ऊपर की ओर धक्का देना। वो जो कुंडलिनी शक्ति है, जो वो नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों का एक रास्ता बनाना, और ताकि वो ऊर्जा अपना सही प्रवाह कर सके, उसके ब्लॉकेज खोल सके। तो वो जो एनर्जी चैनल्स हैं, वैसे तो 7 एनर्जी चैनल्स हैं, 3 मुख्य हैं। उन 3 मुख्य में 3 बंध तैयार हुए हैं, मूल बंध, उड़ियान बंध और चालन बंध। ये बंध हमारी एनर्जी को ऊपर आने में सहयोग करते हैं। हम एक ऐसे पोस्चर को लेकर बैठते हैं कि जहां हम ऊर्जा को नीचे से धक्का दे रहे हैं, पेट को रीढ़ के लगाकर उड़ियान बंध लगा रहे हैं, और रीढ़ को एक आर्च दे रहे हैं। एक जो पेट का जो मणिपुर चक्र का जो चैनल है, उस चैनल को खोल रहे हैं। उसके बाद हम जालंधर बंध लगा के जो हमारा क्रैनियल पार्ट है, वहां से एनर्जी को ब्रेन की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। कौन सा पार्ट है सर? क्रैनियल पार्ट बोलते हैं इसको। सीधा जो सीधा हमारे सैक्रम से जुड़ा हुआ है, जो हमारी सेक्स एनर्जी से जुड़ा हुआ है। सेक्स एनर्जी पे को हमें ब्रेन में पहुंचाना है, क्योंकि एक एनर्जी तो एक ही है, एनर्जी एक ही है। उसी एनर्जी को जिसे हमने काम एनर्जी, और जब वो पहुंचते उसे राम बोलते हैं। राम का एक संबोधन है, नहीं प्योर एनर्जी है ना, प्योर परम शक्ति से जुड़ने के लिए। तो उसमें जो एक पार्ट आता है, जो क्रैनियल जिसको बोलते हैं, ये थड़ाई के पीछे का जो हिस्सा है, यहाँ पर इसको भी खोलना जरूरी होता है। अंत में इसको खोला जाता है कि ये चोट तो मारेगी, लेकिन यहाँ भी ये खोले। तो ये सीधा जो जुड़ा हुआ हमारे सैक्रम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम 3 बंधों का प्रयोग कर रहे हैं, मूल बंध का, उड़ियान बंध का और जालंधर बंध का। तो ये जरूर था जानना कि आसन तो हम लोग कर रहे हैं, है ना, आसन में आसन तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आसन की साइंस को जानने के बाद हमारी स्थितियां बदल जाती हैं। उस यात्रा के लिए सहयोगी हो जाती है जिस यात्रा के लिए हम लोग जन्मे हैं। आसन तक न रह जाए हम लोग, आसन रह गया। निश्चित रूप से जो एक बच्चे ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया। चेहरे के लिए है, ब्रेन में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, नींद के लिए है ना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सारा मामला तो उस एनर्जी का है, उस एनर्जी के पार्ट को, उस चैनल को खोलने का है, और उस चेतना को, समझ को वहां के लिए प्रेरित करने का है कि वो अनंत जन्मों की जब यात्रा करके अपनी समझ को तैयार कर रही है, वो कैसे उसके लिए पूरी अभ्यस्त हो जाए। उसे पहले से ही पता हो कि मुझे कौन कौन से मार्ग खोलने हैं। तो कोई 35 साल की उम्र में खोलता है, कोई 45, कोई 65 साल की उम्र, कोई 25 साल की उम्र में भी ये खोलता है, कोई 15 साल की उम्र में खोलता है, कोई 9 साल के लिए उम्र में शंकराचार्य जैसे व्यक्ति खोलते हैं, कोई गर्भ में भी खोलते हैं, कृष्ण जैसे लोग। तो ये केवल वो अनंत जन्मों की यात्राओं का परिणाम होता है, जिसे हम बुद्ध पुरुष कहते हैं। और इतनी उम्र में उसको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, वो निरंतर उन पर काम कर रहा है, वो अनंत जन्म होता है। तो यहां से हम शशांक आसन की साइंस को लेके शशांक आसन 3 बंधों को लेके चल रहा है, जालंधर बंध, उड़ियान बंध और मौन। ठीक है बच्चों, अब हमने एक आसन पे काम किया। अब हम थोड़ा सा परिभाषाओं को लेंगे, है ना। हाँ बताओ। जैसे पश्चिमोत्तानासन की परिभाषा में ये है कि काम ऊर्जा हमारी रीढ़ पे विश्राम करती है। इसमें शशांक आसन में भी वही है, मतलब जो हमारी काम ऊर्जा है, जो आपने सैक्रम की एनर्जी बताई, वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन तक आ रही है, ब्रेन तक आती है, वो वहां तक। अब हमने उसकी और स्थिति को बना दिया, है ना। मामला तो सारा आपके एनस का है, जिसे योगियों ने खुल के एनस ना लिखे, क्योंकि इस देश में एक तरह से कुछ पार्ट को, हमारे प्राइवेट पार्ट को बड़ा गिल्टी से और बड़े शाई नेचर से जुड़ा जाता है। जब आप पूरी स्पिरिचुअल साइंस में एनर्जी की जाएंगे, तो आपके एनस के भी 4 पार्ट हैं।
जब योगी लोग अपनी यात्रा करते हैं, अभी तो आपको एनएस को खींचना है, तो योगी लोग जब अपनी यात्रा करते हैं तो उनको कब लेफ्ट एनएस को खींचना है, कब राइट है, तो वो छोटा सा हिस्सा, लेकिन उसको लेफ्ट एनएस से एनर्जी को खींचना है, राइट से खींचना है, या उसको फॉरवर्ड से एनर्जी को खींचना है, बैक से खींचना है, यहां तक तैयारियां। लेकिन वो तैयारी कब होगी, जब हम धीरे धीरे इन यात्रों की तरफ चलेंगे। अब तुम्हें नए रहस्य पता लग रहे हैं ना यहाँ पर आने में, तो ये नहीं कि तुम उन चीजों को जान भी सकते हो, नहीं भी जान, लेकिन तुम्हारा एक नए डायमेंशन में प्रवेश हो गया। अच्छा ऐसा है, यानी कि एक एनएस इतनी सी चीज जिसे हमने खा ली उत्सर्जन के लिए, यानी वेस्टेज को बाहर फेंकने का ही एक सामान समझा हुआ है आज तक, उसमें इतनी नाड़ियां हैं, उस नाड़ियों में भी 4 हिस्से, कि अगर ये नाड़ी पे काम होगा तो आपका लेफ्ट किडनी, हार्ट, लेफ्ट आईज पे काम होगा, अगर इस नाड़ी पे काम होगा तो आपके राइट किडनी, आपका राइट आईज, राइट ब्रेन, राइट ईयर पे काम होगा। अगर आप फॉरवर्ड है तो आप इन चैनल्स पे करोगे, अगर रिवर्स पे पीछे से उठा रहे हो आप बैलेंस को, तो इतना सूक्ष्म तो कैसे होता है, क्यों जरूरी है योग साधना, वो इतने सूक्ष्म घुस जाता है, योग इतने सूक्ष्म घुस जाता है, तो संसार छोड़ने में लगे सब लोग। कब, जब परेशान होते हैं, नहीं तो छूट जाए, छूटना नहीं, छोड़ना नहीं, छूट जाएगा। तुम्हें कहां फुर्सत है, तुम्हें कहां फुर्सत है इन चीजों की, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहां फंक्शन हो रहे, कहां शादी ब्याह हो रहे, कहां गिफ्ट देने, तुम्हें कहां फुर्सत है। अरे तुम्हें परमात्मा ने इतना विराट रहस्य खोल दिया तुम्हारे सामने, तुम्हें तो उसी को जानने में और आनंद आ रहा है तुम्हें, क्योंकि आनंद क्यों आ रहा है, उसमें ठप्पा लगा रहे हैं तुम्हारे सारे संत। एक संत लगा रहा हो बात, ठीक है चलो हमने इस गुरु को साध लिया है, जब तुम्हें जहां तक वही बात किसी और माध्यम से शंकराचार्य भी कह रहे हैं, तो वही बात किसी और माध्यम से लाओत्सु भी कह रहे हैं, वही बात किसी माध्यम से खुद भी कह रहे हैं, कोई काट नहीं रहा है। और कोई राजनीतिक पर्सन कह रहा है तो भी बात ठीक है, सारे संत कह रहे हैं, सबका संतों का मार्ग गलत, लेकिन एक भी संत आपस में एक दूसरे को काट नहीं रहा है, तब हमारे समझ में आता है इन्हीं की मार्ग तो ये। और ये वो लोग जो पहुंचे हैं, ये वो लोग जिन्हें पूजा गया है ना, उसी को जीसस कह रहे हैं दूसरे रूप में, समझ में आ रहा है ना। तो कहने का अर्थ ये है बच्चों कि वहां से संसार छूटता है, और जब आओगे तो क्लास में और सूक्ष्म बात हो जाएगी, और सूक्ष्म बातें हो जाएंगी, और सूक्ष्म बातें हो जाएंगी, तो वहां से तुम्हारी यात्रा अलग तरीके से, तुम अलग तरीके से काम करोगे। अभी तुम सिखाने के लिए तो करोगे जिम्नास्टिक, लेकिन तुम्हारी जिम्नास्टिक तुम में क्या परिवर्तन ला रही है वो तुम्हें पता होगा, और जनरली सब में भी ला रहे हैं, जो नहीं जानता उनको भी ला रही है, लेकिन ना जानने से उनको सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। आप शशांकासन सब कर रहे हैं तो इसलिए शशांकासन सबके लिए लाभदायक है, तो सबको वही काम कर रहा है, लेकिन जिसे पता लग गया फिर वो इतनी जल्दी नहीं उठेगा, वो तो फिर मुझे बंद भी लगाने हैं, वो खाली शशांकासन इसलिए थोड़ा ना रीड ठीक करनी है, अब मुझे अगली यात्रा भी करनी है, अपने एनर्जी चैनल्स को खोलना है, समझ में आया। अब थोड़ी है ना, बीच में थोड़ी देंगे। अब ओजिमा का एक प्रश्न आता है, सम्यक कर्म। ओजिमा क्योंकि मूलाधार चक्र पे काम कर रहा है, और मूलाधार चक्र क्योंकि बहुत ऊर्जा से भरा हुआ चक्र है, अगर ये एक्टिव होता है तो शक्ति का जबरदस्त संचार होता है, व्यक्ति के जीवन में वो सारी सुख सुविधाएं आनी शुरू हो जाती है जिसकी वो खोज कर रहा है। तो क्योंकि ये जबरदस्त ऊर्जा का है, इसमें बहुत शक्ति इस तरह की है कि वो रेस्ट नहीं करेगा। मूलाधार चक्र की जब यात्रा संतों ने कराई तो ज्यादातर श्रम करा, ज्यादातर मेहनत करा, अगर मेहनत का कोई आदी हो जाएगा तो बैठेगा नहीं, तो वहां वह जब शक्ति उसकी उठेगी और उसके को आचरण अगर खत्म नहीं हुए, अगर निगेटिव इमोशंस उसके खत्म नहीं हुए, तो एक ना एक दिन गलत चीज में भी उसकी शक्ति उसी तरह से प्रभावित होगी। यानी जब धन आएगा तो फिर धन की तरफ इस कदर दौड़ेगा
कि वो रुक नहीं पाएगा फिर, क्योंकि मूलाधार चक्र उसका एक्टिव हो गया है। या मकान बनाना तो एक मकान के बाद दो बनाएगा, दो के बाद चार बनाएगा, एक कार के बाद दो खरीदेगा, दो के बाद चार खरीदेगा, क्योंकि एक्टिव होगा तो नेचुरली चीजें उसके जीवन में आएंगी। अब यहाँ पे कोजीमा अपने स्टडी से संतों के उन चीजों को खोज के लाया है। फिर अगर ये तो एक्टिवेशन होगा उसका, जब वो साधनाएं करेगा ये तो चीज आएगी, तो उसको कैसे योग मार्ग पर लाया जाए। तो यहाँ पर गया सम्यक कर्म, यहाँ पे लिया भगवान बुद्ध का सम्यक कर्म जोड़ा है मूलाधार की साधना में। तो अगर आप मूलाधार चक्र की साधनाएं कर रहे हो तो सम्यक कर्म का भी ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि हर संत ने अलग अलग चीजें दी है, ओजीमा ने सबको इकट्ठा किया है। तो सम्यक कर्म, ये नहीं मैं कह दूं ओजीमा में पहले चरण में सम्यक कर्म है, पहली यात्रा में बुद्ध के मार्ग में कौन सी है वो भगवान बुद्ध ही जानते हैं। लेकिन क्योंकि ओजिमा चक्राज में काम कर रहा है तो वहां पे मूलाधार चक्र के लिए सम्यक कर्म से ज्यादा सटीक कुछ नहीं है, क्योंकि वहां जब ऊर्जा आएगी तो ये व्यक्ति बेपरवाह हो जाएगा, भागा दौड़ी में इतनी एनर्जी होगी इसी चीज में हो जाएगा, और अंत तक किसी भी चीज की जब अति होती है तो उसके नुकसान होने स्वाभाविक हैं, कटेगा नहीं, ये नियम कटते नहीं। तो सम्यक कर्म क्या कह रहा है भगवान को, क्या कह रहे हैं मध्यम कर्म, समझ पूर्वक कर्म। कर्म तो हो लेकिन समझ पूर्वक हो, धन कमाओ लेकिन समझ साथ रखो, मकान बनाओ समझ साथ रखो। क्या जरूरत है इतनी भागा दौड़ी की जरूरत है? एक्टिवेशन तो आ गया है, शक्ति तो आ गई, क्या इतनी अति की जरूरत है? तो उसकी के पीछे की लगाम भी होनी चाहिए, आपकी आत्मा की पकड़ भी होनी चाहिए। तो सम्यक कर्म, तो सम्यक कर्म कहता है ना तो कम ना अति, हर कार्य को ऐसा करो जीवन में, ना तो अति करो ना कम करो। कम करोगे तो आप इस जीवन को सिद्ध नहीं कर पाओगे। जो तुम्हें 70-80 साल का समय मिला है, आप बिल्कुल ऐसे लूज रहोगे, खत्म हो जाओगे। एक जीवन चला गया, एक अवसर मिला था आपको। अति करोगे तो आपकी जो निगेटिव जो वृत्तियां बैठी एकदम से वो पावरफुल हो जाएंगी, क्योंकि वृत्तियां तो अंदर पड़ रही है, वो आपको और ज्यादा गर्त में ले जाएंगे। तो इतनी गर्त में आम संसारी आदमी नहीं जाता जितनी गर्त में एक योगी चला जाता है, प्रतिभावान व्यक्ति जाता है। क्योंकि उसके अंदर प्रतिभा है तो उतनी ज्यादा वो डाउन जा सकता है, कहीं जन्मों के लिए रुक सकता है। प्रतिभाएं तो काम करेंगी उसकी, लेकिन उससे ऐसे कर्म भी हो जाएंगे, रति होगी जिससे उसके भुगतान के लिए उसे फिर कई जन्मों के लिए बंधना पड़ेगा। क्योंकि नियम यहाँ का कटता नहीं, जो भी बीज हम डालेंगे उसके फूल या कांटे बनने ही बनने हैं। उसे कोई आज कल कभी अनंत जन्म हो रहे वो कभी नहीं कटेंगे, कुछ भी हमसे हुआ हो, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो जब तैयार रहना चाहिए, जब हमारे समझ में आ गया तो सम्यक करो, अति न करो, हर चीज करो, अति न करो। अभी तो ओजीमा कह रहा है, एक छोटा सा सहारनपुर में जन्मी एक योग का संस्थान, लेकिन उसी बात को भगवान कृष्ण कैसे कह रहे हैं? क्योंकि लोगों की ऐसी चीजें हैं कि इतने बड़े बुद्ध पुरुष उतरे, ओशो जिन्हें अपना ही कहना था, फिर भी उन्हें भारत में रहकर औरों का सहारा लेना पड़ा कि ये तो ऐसे समझेंगे नहीं। तो कभी उन्होंने मीरा का सहारा ले लिया, कभी उन्होंने कृष्ण का सहारा ले लिया, जबकि बुद्ध पुरुष तो अपनी बात कहने आता है। तो भगवान कृष्ण अब उससे क्या कह रहे हैं तुम समझो, समय कर्म तुम्हें पता होना चाहिए। भगवान बुद्ध का समय कर्म भगवान कृष्ण के शब्दों में समझो, है ना? ये सब कहते हैं, एक ही बात है। क्योंकि अध्यात्म मार्ग पे भ्रांति का होना बार बार, क्योंकि मन तो भ्रांतियां काम करेगा कि जब तक तैयारी ना हो। अर्जुन देख रहा है कि तो डर रहा है, घबरा रहा है, नहीं है तो ज्ञान मार्ग बहुत अच्छा है, आप भी सोच सकते हो अरे तो योग तो बहुत बढ़िया, ना लड़ाई ना झगड़ा, ये तो बहुत ही बढ़िया है। पर ये देखना है ये लड़ाई आपके डर के कारण तो नहीं है। अगर डर के कारण लड़ाई झगड़े से तुम बच रहे हो, डर के कारण, तो लड़ाई झगड़ा ही तुम्हारा योग है। ये बड़ी अजीब बात मैं कह रहा हूं,
गलत अर्थ इसके लगाए जा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा योग का मतलब है जो अंदर तुम्हारे चीज छिपी है वो खत्म होनी चाहिए। जो ब्लॉकेज बना हुआ है वो लड़ाई झगड़े से ही खुलेगा। लेकिन योगी का लड़ाई झगड़ा होशपूर्ण और भोगी का, संसारी का लड़ाई झगड़ा अहंकार बस बेहोश। वो लड़ रहा है इसलिए कि मुझे डर क्यों लग रहा है, मैं तो लड़ूंगा। डर क्यों लग रहा है, मैं तो लड़ूंगा। जब तक डर लगेगा तो मैं लड़ूंगा। उसका दूसरे से नहीं मतलब, दूसरा उसके लिए माध्यम है। और वो लड़ रहा है मेरी बेइज्जती कर दी, मैं इसको वो करके रहूंगा, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे ये बार बार बचना चाह रहा है कि ज्ञान योग बहुत बढ़िया, मैं तो जाऊंगा आराम से। तो वहां भगवान के साथ उसकी बुद्धि को बोल रहे हैं कि ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है। किंतु है बात, ज्ञान योग भी कर्म के त्यागने का मार्ग नहीं है, सिद्धि का मार्ग नहीं है, क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। आंखें हैं तो वे अवश्य देखेंगी, पलकें हैं तो वे अवश्य झपकेंगी, कर्म है तो वे अवश्य सुनेंगे। जो कर्मेंद्रियों के आड़े आए, जो उन्हें बलपूर्वक रोककर उनका दमन करके विषयों का चिंतन करे, वो योगी नहीं, वो ज्ञानी नहीं, वो तो मिथ्याचारी है। यहाँ एक बहुत बड़ी दृष्टिकोण है कि जबरदस्ती बलपूर्वक हम चीजों को रोकते हैं ना, तो वो तो मिथ्याचारी का मतलब होता है, तो ढकोसला, आवरण ओढ़े हुए। चीजें तो तुम्हारी वहीं से निकलेंगी, जो वृत्तियां तुम्हारी है उन्हें तुम्हें जीना पड़ेगा, लेकिन होशपूर्ण जीना पड़ेगा। ये नहीं, आप ये नहीं कहोगे ठीक है, लेकिन क्योंकि है तो उसे जी के ही तुम समझोगे कि ये है क्या। हमारे अंदर उठ रहा कुछ है, हम दिखा रहे कुछ हैं, तरह तरह के हमने पहनावे कर लिए, टीके लगा लिए और अंदर पूरा उठ रहा है। तो ऐसे तो तुम इस जीवन में बहुत सम्मान पाके चले भी जाओगे, लोग बहुत सज्जन व्यक्ति है, लेकिन अंदर से तो तुमने कोई यात्रा नहीं करी, कुंठित में जाओगे तुम। तो तुम्हें अपने आप को प्रकट तो करना पड़ेगा जो तुम्हारे अंदर उठ रहा है, लेकिन होशपूर्वक तुम्हें से ये नहीं कहना चाहिए पड़ेगा सही है, लेकिन उठ रहा है उसे देखना तो पड़ेगा उठ रहा है। उससे बेहतर है वो एकदम ऐसे हो गए, माला डाल ली, बहुत इधर भी देख रहे उधर भी देख रहे, डरे बैठे, योगी हो गए तो कुर्ता ही पहन के चल रहे। गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन एक स्वभाव है कुर्ता ही अच्छा लगे, अपने अंदर आएगा मुझे अच्छी नहीं लगती चीजें, वो अपने आप आया कुर्ता अच्छा लग रहा, लेकिन इसलिए मैं योगी इसलिए कुर्ता पहन, लेकिन मेरा नहीं है स्वभाव कुर्ता पहनने का, तो ज्यादा बेहतर है फिर कुर्ता ना पहनना चाहिए। आप अपने स्वभाव को समझो, स्वभाव को जीने, आप क्या करना है। यहाँ से दृष्टि भी ज्योतिष से खुलती है, तुम्हें ये बताना चाहिए तुम क्या करना है। ये बहुत सही है, भारत में इतने संत हुए हैं और बाद में सब कुर्ता धोती में रहे हैं, यहाँ पहना हुआ था, पर ये नहीं है कि पैंट शर्ट में कैप लगा रखा था उस संत नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी है तुम्हें सब चीजें होना। तुम क्या करना है, तुम्हारा अपना स्वभाव क्या है, तुम क्या लेकर आए, कौन से स्टार से लेकर आए, कौन से स्टार से तुम एनर्जी ले रहे हो, और वो ले रहे हो तो तुमने मांगी है वो, तो ये समझना। चलिए आगे। सिद्ध पुरुष इंद्रियों को अपने वश में करता है, उनका दमन नहीं करता पार्थ, वो आंखें बंद करके नहीं जीता। कर्म बिना तो शरीर की यात्रा संभव ही नहीं। व्यक्ति सांस तो लेगा ही ना पार्थ। यदि वातावरण में कोई सुगंध या दुर्गंध है तो वो उसका अनुभव करने के लिए भी विवश है। यदि उसके आसपास कोई नाद है, कोई ध्वनि है, कोई कोलाहल है, तो उसे सुनने के लिए उसे कर्म उसके आदेश की प्रतीक्षा तो नहीं करेंगे ना। इसलिए जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखे, जो उन पर अपनी चेतना का अंकुश लगाकर उन्हें कर्मोन्मुख करे, उन्हें कर्म की दिशा दिखाए, वही श्रेष्ठ है। वो अपने विकल्पों को समझता है पार्थ और अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करता है। और हे पार्थ, अपने नियत कर्म करना कुछ न करने से अच्छा है। अब ये भी ठीक है पार्थ कि आंखें देखती हैं, किंतु वे क्या देखें और क्या न देखें इसका निर्णय तो ज्ञानी स्वयं ही लेता है। वो आंखों को देखने की, कानों को सुनने की और पांवों को चलने की खुली छूट नहीं देता। विकल्प के इसी मोड़ पर
ज्ञानी और अज्ञानी के अंतर का भेद खुलता है पार्थ। इसलिए कर्म तो आवश्यक। तो बस यही रहता है ना, सम्यक क्या हुआ, सम्यक कर्म। तो मध्यम कर्म अति कोई नहीं करनी है, और हर चीज के लिए आप विवश भी हैं, इंद्रियां हैं, आसपास कुछ भी हो रही है। अब आपके पास, सभी के पास मोबाइल्स हैं। अब मोबाइल्स में आप कुछ भी देख सकते हो, लेकिन देखोगे तो आप ही ना, देखोगे तो आप ही ना। आप उसमें योग की चैनल्स भी देख सकते हो, वो भी बहुत एंटरटेनमेंट चैनल्स उसमें पड़े हैं। ये तो निर्भर आप पे कर रहा है ना। तो वो जो चेतना है, तो दो बातें कहने की कोशिश करिए। एक तो सम्यक कर्म, क्योंकि जब तुम पे, अगर तुम मूलाधार चक्र को एक्टिव कर रहे हो, सारी सुविधाएं तुम देख रहे हो, आनी शुरू हो गई मेरे पास, तो तुम पागल तो नहीं होगे उसमें, उसे नशा बोल रहा है, मद। तो उस नशे को के लिए अति कोई ना, किसी भी चीज की अति नहीं, किसी भी चीज की अति गलत है सब। और चेतना का को ज्यादा महत्व देना है, तुम पर निर्भर है। सम्यक कर्म समझ में आ गया, भगवान बुद्ध का सम्यक कर्म समझ में आ गया। क्योंकि एक योग साधक को ये बातें मानी चाहिए, छोटे छोटे सूत्र हैं, कुछ भी नहीं करना, जीवन में उतार दो, आज से निर्णय ले लो, इस अति नहीं करनी किसी की। हर चीज करे, अति किसी भी चीज की, अच्छी से अच्छी भी अति गलत होती है, क्योंकि वो जबरदस्ती हो जाती है सहज। और आप देखें, छोटे छोटे सूत्रों से आपका जीवन यही रहते हुए अलग होता चला जाएगा। अति हर चीज की नुकसान होगी। लेकिन सुनने का मतलब ये है, जिसने नहीं सुना वो पापी नहीं, वो नादान है। जिसने सुन लिया और फिर नहीं किया, वो बंध गया भुगतान के लिए, पाप के लिए। बुद्ध पुरुषों के अगर कानों में कोई शब्द पड़ गए, फिर तुम दोषी हो। जिसके कानों में नहीं पड़े वो दोषी नहीं है, वो नादान है। तो उसको इतना भुगतान नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यवस्था रची परमात्मा ने कि आपके कानों में ये पड़े। तुम्हें चुना, जब तुम्हें चुन लिया तो तुम्हें जिम्मेदारी होगी, नहीं तो कानों में पड़ना ही था। अब तुम पे निर्भर है, तुम उसको कितना लेके चलते हो, कितना। ठीक है, तो यहां से हमने एक परिभाषा दी है। अब हम ध्यान की तरफ चलेंगे, बीच में सारी चीजें होती नहीं चाहिए। तो ध्यान के लिए पहले हम समझेंगे, हमारे यहाँ मूलाधार चक्र को एक्टिवेशन में जिन मुद्रा को जीवा ने दिया है, वह है दो मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, दूसरी है अपान मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा के बारे में हमने पिछली बार बता दिया था, उसका प्रयोग भी कराया था। अब आप कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपकी यात्रा पर निर्भर है। साधक का मामला ये होता है, जो साधक आगे बढ़ना होता है, जो भी चीजें उसे मिलती है वो अपने जीवन का हिस्सा बना देता है, बोलते हैं साधक। साधक जिसने साध लिया, साधना जो हिस्सा हो गया हमारा, वो है साधक। अन्यथा कोई साधक नहीं। सुन रहे हैं और इधर से निकल रहा है, कोई लाभ होने में मिलता केवल साधक को है, वो साधना करता है, साधना है। तो सर जाना चाहिए, आपके पाठ होना चाहिए जब तक आप मूलाधार चक्र की साधना चल रही है। क्योंकि अगली साधना शुरू हो जाएगी जब स्वादिष्ठान की, तो अपने आप छूट जाएंगी चीजें। बाकी करते तो बहुत अच्छा है, लेकिन नई साधनाएं मिल जाएंगी आपको, तब तक तो लगातार 1-1.5-2 महीने तक तुम पूरी तरह से साध लो। पृथ्वी मुद्रा है क्या, तो उसका नुकसान तो कुछ है नहीं, लाभ ही है। तो दूसरी है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा तो जैसे 5 प्राण, हर प्राण अपने अलग अलग भाग को लिए हुए शरीर को संचालित कर रहा है। प्राण की परिभाषा हमारे शरीर के रक्षक और निरक्षक। रक्षक और निरक्षक। निरक्षक कहाँ क्या कमी रहेगी, काम पूरी थी। निरक्षक का काम तो ये है ना, बड़े में क्या क्या करनी है, इसका भी तो पूर्ति करो। और रक्षक, रक्षा करो इस पाठ की, तो सबको बटे हुए हैं। अपान प्राण नाभि से नीचे वाले भाग को देख रहा है, उसका रक्षक नाभि से नीचे वाले भाग का, और निरक्षक क्या कमी रहेगी, जो भी शरीर में वेस्टेज है,
आप इतना खा रहे, पी रहे, सुन रहे, सूंघ रहे, देख रहे, जो भी वेस्टेज शरीर में इकट्ठा हो रहा है उसको बाहर फेंकने की जो जिम्मेदारी है वो अपान प्राण की है। तो अपान प्राण को तो हमने देखा नहीं, जाना नहीं, तो कैसे उस पर काम करें? तो योगियों ने फिर और गहरी खोज करी, क्योंकि सब कुछ पूरी बॉडी में हमारा ब्रेन एक्टिवेट कर रहा है, सारी चीजों को ब्रेन के माध्यम से एक्टिवेट हो रही है। ब्रेन की जो सेंसर, जो केंद्र, जो क्या देते हैं एक तरह के बटन या स्विच, वो हमारे फिंगर्स में, ये 10 के 10 फिंगर्स ब्रेन के 10 भागों संभाले हुए हैं। पूरा ब्रेन 10 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। तो हमें किसी चीज में काम करना है, तो अगर हमें लाइट जलानी तो कौन सा स्विच दबाना है? फैन का दबाना है, लाइट का दबाना है? लाइट का मतलब लाइट का दबाना है, फैन का दबाना है, एग्जॉस्ट का दबाना है। तो हमारे फिंगर से काम हो जाए, वहां सीधा जैसे हमने उसको दबाया तो वहां एक्टिवेट हो गया, वहां से एनर्जी चलनी शुरू होगी। एनर्जी जो वहां पे चलेगी वो उस प्राण को एक्टिवेट करेगी, वहां के जो सेल्स जो भी उस प्राण को एक्टिवेट करेंगे, उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे, वो प्राण एक्टिवेट हो जाएगी। तो यानी कि जितनी भी वेस्टेज चीजों में प्रॉब्लम्स आ रही है, आराध्या, यूरिन की प्रॉब्लम, स्टूल पास करने की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम्स अगर कहीं आ रही तो अपान प्राण सही काम नहीं कर रहा है। तो अपान प्राण को बैलेंस कर दो। तो बैलेंस करने के लिए जो मुद्रा है वो है अपान मुद्रा। अंगूठा और बीच की 2 फिंगर्स, मध्यमा और तर्जनी, अनामिका, अंगूठा, मध्यमा, अनामिका, ठीक है। और गहरे खोज करेंगे, अगर तत्वों के आधार पर करेंगे तो अगर ये तत्व डिस्टर्ब होते हैं तो ये प्राण डिस्टर्ब होता है, प्राण डिस्टर्ब होता है तो ये तत्व कहीं ना कहीं बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं। कौन कौन से तत्व? पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तो बैलेंस करती है दोनों को। यानी कि आपके पृथ्वी और आकाश तत्व का कॉम्बिनेशन बिगड़ा है, तब आपका अपान डिस्टर्ब हुआ है। आपके वजन का और आपकी शून्यता का, ध्यान का, शून्यता, आकाश का कॉम्बिनेशन बिगड़ा है। या तो वजन आपका ज्यादा बढ़ गया, वजन का मतलब इस वजन से नहीं, भौतिक आवश्यकताएं और ध्यान में नहीं जा रहे आप, और या ध्यान में बहुत चले गए आप, संसार में संतुलन नहीं बन रहा है, तो आपका पेट प्रभावित हो जाएगा। तो बैलेंस करो आकाश को, पृथ्वी को, अपान एक्टिव हो जाएगा। किससे करेंगे? अग्नि बीच में रखिए और बैलेंस करेंगे। पूरी साइंस समझ में आ गई ना कि कोई भी प्रॉब्लम है, अब आपके पास कोई भी पेशेंट है, अब आपने ध्यान तो कराना है, आपने देखना पेशेंट कौन सा है, उसी मुद्रा में उसको ध्यान करा दो। ध्यान में तो बिठाना है, ये नहीं हमने शास्त्रों से पढ़ लिया ध्यान मुद्रा ही सब कुछ है, हमने शास्त्रों से पढ़ लिया वही चल रही, सब जगह नहीं चल रही है। ये ध्यान के लिए जरूरी हो सकती है, इसकी भी अपनी साइंस है, लेकिन आप जिस पेशेंट पे काम कर रहे हैं जब ध्यान तो उसको बता सका, अपान प्राण में करो, आप पृथ्वी मुद्रा में करो, अपान मुद्रा में कर दो आप, क्योंकि आपने समझ लिया। अगर आपको किसी और चीज की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है या कोई जल से संबंधित है, तो आप उसकी जल वाली मुद्रा बता सकते हो, है ना। पेट से संबंधित है उसकी मुद्रा बता सकते हो, अपने आप ही ठीक कर सकते हो ये सब चीजें। तो अपान प्राण, अगर स्टूल यूरिन पास करने में कोई दिक्कत आ रही है और इस तरह की जलन हो रही, कुछ भी हो रही, कोई भी है जो वेस्टेज को बाहर फेंकना, पसीना, स्वेटिंग, पसीने को बाहर फेंकने में दिक्कत आ रही है, तो हमें अपान प्राण हमारा सही काम भी करना। जो भी वेस्टेज शरीर से हमारे बाहर फेंकता है वो अपान प्राण फेंकता है। और दूसरी साइंस हमें योग साइंस क्या बता रही कि ये डिस्टर्बेंस कब हुआ? हमारा पृथ्वी और आकाश का संतुलन बिगड़ गया शरीर में। या तो हम भौतिक आवश्यकता, जो भौतिक आवश्यकताओं में बहुत है उनके पेट खराब है,
तो ये भी है कि तुम बहुत ज्यादा शून्यता में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, तब भी तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। आकाश तक का मतलब डिप्रेशन में चले गए तुम गहरे। तो बैलेंस होने चाहिए, तुम बताते हैं। तो हम ध्यान करेंगे उस समय, क्योंकि प्रयोग करते हैं। अब ये चीज मैं बता रहा हूँ, तुम घर करोगे नहीं करोगे, लेकिन संडे क्लास ऐसी हो जाए जैसे बस 1 घंटे के लिए, हम 2 घंटे के लिए ध्यान में जा रहे हैं, पूरे सप्ताह टाइम नहीं मिलता ध्यान। तो अपान मुद्रा का तो आज मैं हमेशा 9 मिनट का ध्यान कराता हूँ, और 9 मिनट सोचता हूँ मैं तो, और बोलता हूँ संस्थान होते हैं टेक्निक के लिए होते हैं, ठीक कह देता हूँ। मुझे पता है कि एनर्जी नहीं लगती मुझे, लेकिन आज 18 मिनट बैठेंगे, 18 मिनट का ध्यान होना चाहिए। तो लाइटें शायद बंद करना चाहिए, कर दें। तो अपान मुद्रा, कुल दिमाग, वो दीवार के सहारे पे बैठना चाहिए, दीवार के सहारे। कोई गद्दे यहाँ ला के डाल सकता है, अगर इधर की तरफ बैठना चाहे तो गद्दे नीचे से ले आओ, कोई ऐसी बात नहीं। रूम में रखे हुए रूम में गद्दे ले लो अगर ऐसी बात है। तो इधर की तरफ बैठना हो, लेकिन कूल हो बैठने वाला, जो बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए सीधा बैठ जाए, है ना। दीवार के सहारे बैठे तो कमर ना लगे, हिप्स लगे दीवार पे, है ना। हाँ, हिप्स, रीढ़ सीधी रहनी चाहिए जहां है। और बस 18 मिनट के लिए ये सेंसेशन होंगे, इन सेंसेशन को महसूस करना है। आपके फिंगर्स आपके ब्रेन से जुड़ी हुई हैं, है ना, और चेतना पूरे शरीर में काम कर रही है। तो वो धीरे धीरे हम वहां पर जाएंगे, है ना। तो मैं शुरू में तो बोलूंगा, उसके बाद मैं भी साइलेंट हो जाऊंगा, और 18 मिनट का टाइम बढ़ के आप लोग भी अपना बीच बीच में इसको घुमा देना, बाकी अपना ध्यान में पहुंचो। तो अपान मुद्रा लगा लेंगे बच्चों, अंगूठा और बीच के 2 फिंगर्स, मध्यमा और नामिका, और फील करेंगे अंगूठे से उसकी ऊर्जा को। और जैसे रुचिमा में बताया जाता है कि शरीर जमीन पे रखा है, उसको महसूस करें, शरीर के भार को महसूस करें। मेरा शरीर जमीन पर, पेट के बाहर को महसूस करें, कमर के बाहर को महसूस करें। मेरा पेट, मेरी कमर, मैं नहीं, मेरा पेट, मेरी कमर, मेरे कंधे, मेरा सिर, महसूस करें नासिका से आती जाती श्वास, महसूस करें। शरीर के प्रति जागे, श्वास के प्रति जागे, एक वायु अंदर जा रही बाहर आ रही है, मैं हूं जानने वाला, जागने वाला। सारा ध्यान अपनी अपान मुद्रा पर ले जाए। बाकी फिंगर सीधी होनी चाहिए, पर सीधी तनाव रहित, सीधी तनाव वाली नहीं, तनाव के नहीं आए। सेंसेशन को महसूस करेंगे। टाइमिंग शुरू कर दें। 18 मिनट के लिए हम लोग ध्यान में जा रहे हैं। शरीर जमीन पे रखा है, रीढ़ थोड़ी स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन वही जो मैंने बताया था पोस्चर आपको खड़े होने का, क्राउन की सीध में आपका कपाल होनी चाहिए। और सारा ध्यान अपान मुद्रा पर, मेरा अपान प्राण बैलेंस हो रहा है, मेरा अपान प्राण बैलेंस हो रहा है, मेरा पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व बैलेंस हो रहे हैं।
हाथों को खुला छोड़ सकते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रयोग करते रहे ना, तो कैसे होगा कि इस संसार में कैसे चल पाएंगे, इसी वजह से चल पाएंगे, धीरे धीरे साधनाएं बढ़ाते चले जाओ तो शक्ति तुम्हारी बढ़ती चलेगी, फिर तुम पे प्रभाव नहीं डालेगी। अन्यथा अभी शक्ति बहुत कमजोर है, और जो दूसरी एनर्जी है जो संसार में संचालित है वो बहुत पावरफुल है। तो सबकी एक जैसी है, सबके अंदर ईर्ष्याएं हैं, सबके अंदर खींचतान है, एक दूसरे को पीछे गिरा देने की शक्ति है। हम इस छोटी सी शक्ति से उनके बीच में चलने के लिए तो हमारी पावर कुछ नहीं उनके सामने, लेकिन ध्यान प्रयोगों से जो अनंत अदृश्य शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं उनके से आप कनेक्ट होने लगेंगे, तो फिर धीरे धीरे स्टेब्लिश होने लगेंगे, फिर वो तुम पे प्रभाव नहीं डालेंगे, और फिर एक दिन ऐसी हो जाती है शक्ति कि वो आपके प्रभाव में आते हैं। जैसे बड़े बड़े संत हुए, उनके यहाँ इस तरह के लोग के गलत भाव से, नुकसान पहुंचाने के भाव से, लेकिन वहां जाकर बदल गए तो इतनी शक्ति बढ़ जाती है एक बुद्ध पुरुष की।